नमस्कार, मैं हूं नंदिनी शुक्ला और आपका राज आपकी खबर में आप सभी का स्वागत है। शुरुआत करते उत्तर प्रदेश की खबरों से। श्री कृष्ण जन्मभूमि ईदगाह विवाद केस के हिंदू पक्षकार कृष्ण भक्त दिनेश फलाहारी महाराज ने श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के अध्यक्ष परम पूज्य महंत नृत्य गोपाल दास जी महाराज से मुलाकात कर आशीर्वाद प्राप्त किया। महाराज ने अयोध्या स्थित आश्रम पहुंचकर विधिवत चरण पूजन किया और महंत नृत्य गोपाल दास जी को श्री कृष्ण जन्मभूमि ईदगाह प्रकरण से संबंधित संपूर्ण जानकारी दी। इस अवसर पर जगत गुरु पीपाद्वाराचार्य बलराम बाबा, चतुर्थ संप्रदाय के महंत फूलडोल बिहारी दास महाराज और चेतन दास जी महाराज भी उपस्थित रहे। संतों ने शुभकामनाएं देते हुए कहा कि परम कृष्ण भक्त दिनेश फलाहारी श्री कृष्ण जन्मभूमि के कार्य में समर्पित है। जैसा भव्य मंदिर अयोध्या में साकार हुआ, वैसा ही दिव्य और अतिक्रमण मुक्त मंदिर मथुरा में भी स्थापित होना चाहिए। संपूर्ण सनातन समाज यही इच्छा रखता है। संतों ने विश्वास व्यक्त किया कि दिनेश फलाहारी महाराज न्यायालय में भी अपनी बात मजबूती से रखते हुए श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। दिनेश फलाहारी महाराज ने कहा कि 6 दिसंबर के दिन बाबरी ढांचे के ध्वंस के बाद श्री राम मंदिर निर्माण का मार्ग प्रशस्त हुआ था। संपूर्ण हिंदू समाज इसे शौर्य दिवस के रूप में मनाता है। इसी भावना के साथ हम आज से 11 दिवसीय शौर्य दिवस प्रारंभ कर रहे हैं। आज परम पूजनीय महंत अयोध्या से पूजनीय हमारे महाराज जी आदरणीय नृत्य गोपाल दास जी वृंदावन पधारे और हमने उनका चरण वंदन किया। पूजा अर्चना के बाद उन्होंने हमें आशीर्वाद दिया और उन्होंने हाथ उठाकर अपना आशीर्वाद देकर कहा कि कृष्ण जन्मभूमि मंदिर भी जल्द आज़ाद होगा। सभी संत भगवान की यही इच्छा है, सभी ब्रजवासियों की यही इच्छा है कि जैसे अयोध्या का भगवान श्री राम का दरबार आज़ाद हुआ है, उसी प्रकार मथुरा में भी भगवान श्री कृष्ण का मंदिर आज़ाद होना चाहिए। पूज्य संत भगवान फूलडोल दास महाराज जी ने, पूज्य बलराम दास महाराज जी ने भी आशीर्वाद दिया और कहा कि यह हमारा दिनेश फलाहारी बहुत अच्छे कार्य में लगा हुआ है, हम इसको आशीर्वाद देते हैं। तो हमारे सनातन ब्रजभूमि में जितने भी पूज्य संत हैं, सभी चाहते हैं कि जिस प्रकार अयोध्या में भगवान श्री राम का दरबार सजा है, उसी प्रकार मथुरा में भी हमारे कृष्ण कन्हैया का भव्य और दिव्य मंदिर बने। तो हमारी भी ब्रजभूमि में अपने संत के चरणों में यही इच्छा है। हमारे पास जितने भी प्राचीन साक्ष्य थे सब न्यायालय में जमा कर दिए हैं। न्यायालय पर हमें विश्वास है बहुत जल्दी फैसला होगा, क्योंकि न्यायालय साक्ष्यों के आधार पर फैसला देता है। मुस्लिम पक्ष पर तो बिजली का बिल भी नहीं है जिसको वो दिखा सकें। हमारे पास जितने भी प्राचीन साक्ष्य थे सब न्यायालय में जमा है। खसरा खतौनी नकल, पुरानी खेबड़ नकल, नगर निगम का असेसमेंट, रेलवे का मुआवजा, पानी का बिल, बिजली का बिल सभी न्यायालय में जमा है। तो हमें आशा है, पूर्ण विश्वास है, संविधान पर विश्वास है, जीत हिंदुओं की ही होगी। खबर मथुरा से है, जहां मथुरा में विशेष गहन पुनर्निरीक्षण यानी कि एसआईआर अभियान चल रहा है, जिसका उद्देश्य मतदाता सूची को अद्यतन करना है। जिला अधिकारी चंद्र प्रकाश सिंह ने नागरिकों से अपील की है कि वे अपने मतदाता सूची में नाम जोड़ने या सुधार करने के लिए एसआईआर फॉर्म भरें और समय पर बीएलओ को जमा करें। इस अभियान के तहत बीएलओ घर घर जाकर मतदाता सूची से संबंधित फॉर्म वितरित कर रहे हैं और नागरिकों को आवश्यक दिशा निर्देशों के बारे में जागरूक कर रहे हैं। जिन लोगों ने अभी तक एसआईआर फॉर्म नहीं भरा है, वे अपने निकटतम बीएलओ से संपर्क कर सकते हैं या नगर निगम कार्यालय में स्थापित हेल्प डेस्क पर जा सकते हैं। जिला अधिकारी ने बताया है कि एसआईआर अभियान की प्रगति संतोषजनक नहीं है, इसीलिए अधिकारियों को प्रक्रिया में तेजी लाने के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने बताया कि 4 दिसंबर 2025 तक एसआईआर फॉर्म जमा करने की अंतिम तिथि है, इसीलिए नागरिकों को जल्द से जल्द अपना फॉर्म जमा करना चाहिए। तो वहीं आम जनमानस का मानना है कि एसआईआर से आम जनता को ज्यादा लाभ होगा, क्योंकि जितनी भी सरकारी योजनाएं हैं उसमें घुसपैठियों को अधिक लाभ मिल रहा था, वो अब नहीं मिलेगा तथा चुनाव के दौरान जो फर्जी मतदान होते थे उससे पर भी अंकुश लगेगा। अलग अलग पहलू पे अलग अलग इसके फायदे हैं। जिस तरीके से देश के नागरिकों को ही देश की सुविधा मिलनी चाहिए। एसआईआर हो जाएगा तो देश के नागरिक सिद्ध हो जाएंगे, ये लोग देश के नागरिक हैं। तो जो भी केंद्र के द्वारा योजनाएं आ रही हैं भारत सरकार की, वह सिर्फ देश के नागरिकों को ही मिलेंगी, तो उससे ज्यादा फायदा होगा। जैसे बजट अगर भारत सरकार ने 100 रुपए का रखा है और उसमें से अगर 30% बाहर से आए हुए नागरिक फायदा ले जा रहे हैं, तो मात्र 70% ही भारत के नागरिकों को फायदा मिल पा रहा है। 30% पाकिस्तानी और बांग्लादेशी उसका फायदा उठा रहे हैं। चौधरी साहब, पूरे प्रदेश में एसआईआर चल रहा है, मथुरा में भी एसआईआर चल रहा है, क्या लगता है कितना प्रभावित है ये इलेक्शन को, कितना प्रभावित करेगा?
या विपक्ष को प्रभावित करेगा, या इससे आम जनमानस को कितना लाभ मिलने वाला है? देखिए, इसके बारे में विपक्ष द्वारा जिस प्रकार की भ्रांतियां फैलाई जा रही हैं, ये सही मायने में किसी को प्रभावित नहीं करेगा। इसके अंतर्गत सबसे बड़ी बात ये है कि बहुत से लोग जो मृत हो गए हैं, बहुत से लोग, जैसे मैं हूँ, मैं गांव में रहता था, मैं शहर में रहने लग गया हूँ। मेरी गांव में वोट थी, तो गांव की वोट में आज कटवा के आया हूँ, अब मैं शहर में नई वोटें बनवाऊंगा। तो ये एक व्यवस्था है कि कोई व्यक्ति, अब पता चला दिल्ली में नौकरी कर रहा है, कोई व्यक्ति आप देखेंगे आगरा में नौकरी कर रहा है, और उसके बाद पता चला कि उसकी वोट यहाँ पे है, वो समय वोट डालने नहीं आ पाता। तो इससे सही मायने में जो मतदान की प्रक्रिया है वो प्रभावित होती है। तो देखने में ये आ रहा है कि विपक्ष का हमेशा ये कहना रहता है कि ये इतने वोट कट जाएंगे, इतने वोट कट जाएंगे। कट नहीं जाएंगे भाई, वोटों की शुद्धि होगी। जो लोग मृतक हैं, बहन बेटियों की शादी हो जाती है, बहन बेटियां अपने ससुराल चली जाती हैं, तो उनका वोट उनके ससुराल में बनना चाहिए। उनका वोट मायके में चलता आता रहता है। अहम बात ये भी है कि कुछ घुसपैठिए हैं जो देश के अंदर आए हुए हैं, और लगातार उनके, जैसे पश्चिम बंगाल में भी इस तरह का हुआ है, और अभी जिस प्रकार बिहार में चुनाव हुआ है, लोगों वहाँ पर जो है विपक्ष हल्ला मचा रहा है कि SIR की वजह से ये जो जीत हुई। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। सही मायने में सबसे बड़ी जो बात है वो ये है कि देश के अंदर, ये तो हमेशा से सभी लोग जानते हैं, सभी देशवासी जानते हैं कि देश के अंदर देश विरोधी ताकतें, देश विरोधी शक्तियाँ काम कर रही हैं। पाकिस्तान पोषित है, बांग्लादेश पोषित हैं, और अमेरिका से भी पोषित हैं, जिसमें जॉर्ज सोरोस वगैरह का नाम आता है। ये शक्तियाँ हमेशा चाहती हैं कि जितने भी अवैध घुसपैठिए भारत में घुसे हुए हैं, इनको किसी भी रूप में यहाँ की नागरिकता मिल जाए, या यहाँ के कागज इनके बन जाए, यहाँ इनकी वोट बन जाए, और बन भी चुकी हैं। कई स्टेटों में ऐसा देखने में आया है। तो ये सब भी कम से कम इस प्रक्रिया से बाहर होंगे, और जो भारतीय चुनाव प्रक्रिया है वो सरल और प्रभावी होगी। देखा जाए इस टाइम BLO पे काफी दबाव है। कई राज्यों में ऐसा भी है कि BLO आत्महत्या कर रहे हैं, जॉब छोड़ रहे हैं। तो क्या ऐसा लगता है कि इन पे अनैतिक दबाव बन रहा है? नहीं, मैं नहीं मानता किसी प्रकार का कोई अनैतिक दबाव है, और किसी भी BLO को ऐसा नहीं है पूरे जिले का जम्मा दिया हो। एक एक बूथ का जम्मा होता है, जिसमें 1000-1200 वोटर होते हैं। कुछ बूथ छोटे होते हैं, वहाँ 600-800 वोटर भी होते हैं। तो बात सिर्फ इतनी है कि वो एक निश्चित एरिया में रहते हैं, कि कोई मोहल्ला होगा या कोई कॉलोनी होगी या 2-3 मोहल्ले मिलके होंगे। तो इतना बड़ा ये वो नहीं है जिसको कितना सर पे लिया जाए, जिसमें लोग आत्महत्या कर रहे हैं। मैं नहीं मानता आत्महत्या वो अपने कारणों से कर रहे होंगे। आदमी की ऐसा नहीं है कि लोग विषम परिस्थितियों में आत्महत्या करते, सामान्य परिस्थितियों में बहुत से लोग आत्महत्या करते, तो वो उनकी व्यक्तिगत समस्याएं नहीं होंगी आत्महत्या करने की। मुझे नहीं लगता कि SIR की वजह से किसी व्यक्ति ने आत्महत्या की हो। देखिए, हमारे जितने भी BLO हैं, हमारे परिवार के सब सदस्य हैं। किसी को भी तनाव में रहने की ज़रूरत नहीं है। जहाँ जहाँ कुछ BLO बुजुर्ग थे या मोबाइल चलाना नहीं आता था, उनके लिए हमने सहायक BLO लगा रखा है। एक नहीं, 2-2 लोग लगा रखे हैं, और एक टीम भावना का काम है। किसी को निराश होने की ज़रूरत नहीं है। बस जिम्मेदारी मानते हुए अगर मेहनत से काम किया जाए तो ये 3 से 4 दिन का काम है। घर घर घूम करके फॉर्म कलेक्ट कर लीजिए। फार्म डिजिटाइजेशन के लिए हमने सभी तहसीलों में प्रतिदिन लगभग 100 ऑपरेटर लगा रखे हैं। आप कलेक्ट करके अपने सुपरवाइज़र को दे दीजिए, और आपका काम केवल फार्म भरवा करके कलेक्ट करके सुपरवाइज़र को दे देना है। आगे का काम हम लोग करा देंगे। बट हमारे यहाँ ऐसे भी BLO हैं जो स्वयं अपना काम कर रहे हैं, और कुछ कल तक करीब 25 BLO ने अपना 100% काम पूरा कर लिया है। उनको आपने स्वयं भी देखा होगा, बांके बिहारी जी का दर्शन कराया गया है, प्रशस्ति पत्र दिया जा रहा है, सार्वजनिक रूप से उनका सम्मान किया जा रहा है। और जैसे कोई ज़्यादा तेज काम करता है, कोई कम तेज काम करता है, बट सभी ये सामूहिक कार्य है। मुझे पूरा विश्वास है कि हमारे जितने भी BLO हैं अगले 4-5 दिनों में अपना कार्य पूर्ण कर लेंगे। और मथुरा जो अभी सबसे नीचे है विधानसभा पूरे प्रदेश में, वो भी वहाँ के BLO भी खूब मेहनत करेंगे, और अगले 4-5 दिनों में मथुरा को भी सबके बराबर लाके छोड़ेंगे। खबर संभल से है, जहां संभल में विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की मतदाता सूची के विशेष गहन पुनर्निरीक्षण यानी कि SIR अभियान के तहत बूथों का डिजिटलाइजेशन तेजी से जारी है। जिलाधिकारी डॉक्टर राजेंद्र पेंसिया के निर्देश पर अब तक 11 BLO अपने अपने बूथों को 100% डिजिटलाइज्ड कर चुके हैं। विकास खंड असमोली के कंपोजिट विद्यालय अरोला माफी के बूथ नंबर 11 को BLO पंकज मल्होत्रा ने पूर्ण रूप से डिजिटलाइज्ड किया। वो जिले के 9वें BLO बने।
इसी प्रकार बूथ संख्या 331 के बीएलओ ओमवीर सिंह और बूथ संख्या 197 की बीएलओ वर्षा तोमर ने भी अपने अपने बूथ का 100% डिजिटलाइजेशन पूरा कर लिया है। 24 नवंबर को बीएलओ मित्रपाल सिंह ने जनपद में सबसे पहले अपना बूथ डिजिटलाइज्ड कर मिसाल पेश की थी। जिलाधिकारी ने तेजी से कार्य पूरा करने वाले बीएलओ की सराहना की और अन्य बीएलओ को प्रेरणा लेने के निर्देश दिए। तहसील सभागार संबल में बीएलओ पंकज मल्होत्रा और वर्षा तोमर को शॉल, पुष्प, पुस्तक और प्रोत्साहन राशि देकर सम्मानित किया गया। एसआईआर की प्रक्रिया का जो प्रथम चरण है, जिसमें ड्राफ्ट पब्लिकेशन होगा, वह 4 दिसंबर तक चलेगा। हमारे जनपद में कुल 15,70,306 वोटर्स हैं और उन सभी के घर पर बीएलओ, पहले बीएलओ ने गणना प्रपत्र वितरित किए, उसके बाद संग्रह और डिजिटलाइजेशन का काम जनपद में जारी है। वर्तमान में 47.08% अर्थात 7,39,296 जो फार्म हैं, गणना प्रपत्र हैं, वो डिजिटलाइज हो चुके हैं। हमारे यहाँ कुल 1652 बीएलओ हैं, जिसमें 62 आंशिक बिलारी में हैं, जो बदायूं के मुरादाबाद के अंतर्गत काम होता है, और हमारे 1590 बीएलओ हैं जो ग्राउंड पर काम कर रहे हैं। तो दिन और रात दोनों समय हमारे डिजिटलाइजेशन का काम होता है और जो प्रक्रिया है वो हम प्रयास करेंगे कि शीघ्रातिशीघ्र पूर्ण हो जाए। सर, जो राजनीतिक लोग हैं वो समय सीमा जो बढ़ाने की बात कर रहे हैं, तो क्या उनको राहत मिलेगी इस मामले में? देखिए, बीएलओ के साथ में बीएलए भी है, बूथ लेवल एजेंट भी है, जिसमें तीनों पॉलिटिकल पार्टी ने और कुछ अन्य जो पॉलिटिकल पार्टी है उन्होंने भी अपने बीएलए नियुक्त किए हैं। तो बीएलए भी जो गणना प्रपत्र है उसको भरवा कर संग्रह करके और दे सकते हैं। प्रतिदिन 50 से अधिक नहीं दे सकते, ये नियम है। तो हमने बीएलए से भी रिक्वेस्ट किया है कि वो भी इसको संग्रह करके दें। हमारी पूरी टीम लगी हुई है और हम ईआरओ, डिस्ट्रिक्ट लेवल ऑफिसर, डिप्टी डीओ और मेरे माध्यम से नियमित समीक्षा चल रही है और राज्य स्तर पे भी समीक्षा चल रही है और माननीय भारत निर्वाचन आयोग के स्तर पर भी नियमित रूप से समीक्षा हो रही है। तो हम निर्धारित समय में इस कार्य को पूरा कर लेंगे। फर्रुखाबाद में सरकारी नक्शों में सड़क, लेकिन जमीन पर बना है होटल। मामला शहर के चर्चित 9 PM रेस्टोरेंट का है, जो सड़क की जमीन पर बना होने के आरोप में नगर प्रशासन के निशाने पर आ गया है। सरकारी दस्तावेजों में ये जमीन मास्टर प्लान के मुताबिक सड़क के रूप में चिन्हित है, लेकिन मौके पर रेस्टोरेंट की दीवारें खड़ी हैं। स्थानीय लोग बताते हैं कि ये जगह सड़क की जमीन पर ही है और अब वहां लोगों के वाहनों के बजाय डिनर टेबलें सजी दिखाई देती हैं। इस पूरे मामले पर सिटी मजिस्ट्रेट ने जांच कराने के बाद नोटिस जारी कर दिया है। नोटिस में निर्माण की वैधता के दस्तावेज पेश करने को कहा गया है। नगर प्रशासन का कहना है कि अगर होटल ने अवैध रूप से सरकारी जमीन पर कब्जा किया है तो कार्रवाई तय है। वहीं स्थानीय नागरिक भी सवाल उठा रहे हैं कि जब ये जमीन सड़क के लिए आरक्षित थी तो यहाँ व्यावसायिक निर्माण कैसे हो गया। मामला अब शहर में चर्चा का विषय बन चुका है, क्योंकि फर्रुखाबाद में मास्टर प्लान की सड़कों पर ही अगर होटल खड़े हो जाएं तो यातायात और व्यवस्था दोनों पर असर पड़ना तय है। प्राधिकरण अधिकारी विभाग से 9 PM होटल को नोटिस जारी किया गया है। क्या खामियां किस वजह से नोटिस जारी किया गया है? 9 PM जो होटल है, जो महायोजना में प्रस्तावित सड़क है वहाँ 45 मीटर चौड़ी, उसी में निर्मित है। वो उसका नक्शा पास नहीं कराया गया है और वहाँ नक्शा पास भी नहीं हो सकता है। इसी संबंध में उसको नोटिस निर्गत किया गया है। कुछ सड़क की जमीन का निर्माण कराया गया है? नहीं, जमीन तो निजी है और सड़क प्रस्तावित है महायोजना में, वहाँ 45 मीटर चौड़ी, जिसमें उसने बिना नक्शा पास करे निर्माण कर दिया है। खबर मध्य प्रदेश के ग्वालियर से है। आपको बता दें कि पूर्व विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस विधायक डॉक्टर सतीश सिकरवार ने गहन मतदाता पुनर्निरीक्षण एसआईआर प्रक्रिया पर गंभीर सवाल उठाते हुए आरोप लगाया है कि कथित सॉफ्टवेयर में गड़बड़ी कर मतदाताओं के नाम और विधानसभा क्षेत्र तक बदले जा रहे हैं। ये सारी गड़बड़ियां बीएलओ द्वारा की जा रही हैं। साथ ही कांग्रेस विधायक डॉक्टर सतीश सिकरवार ने गहन मतदाता पुनर्निरीक्षण कार्य पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि मेरा मतदान केंद्र पूर्व विधानसभा क्षेत्र में है, लेकिन बीएलओ द्वारा गड़बड़ी कर 4 शहर का नाका 15 विधानसभा क्षेत्र ग्वालियर में दर्ज कर दिया गया है। साथ ही उन्होंने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि मेरे जैसे जागरूक मतदाता के साथ गड़बड़ी की गई है तो ग्वालियर शहर के भोले भाले हजारों मतदाता के नाम सूची से कट जाएंगे। और उन्होंने मतदाता पुनर्निरीक्षण एसआईआर सॉफ्टवेयर को लेकर विधायक डॉक्टर सतीश सिकरवार ने गंभीर आरोप लगाते हुए क्या कुछ कहा है, आइए आपको सुनवाते हैं।
मैंने अपनी मैपिंग कराई अपने फार्म की, तो पता लगा इस नाम की मैपिंग पहले ही ग्वालियर विधानसभा में 15 में हो चुकी है और उसमें कोई BLO कुणाल पवार है, उन्होंने मैपिंग की है और उसका नंबर भी आ गया मतदान केंद्र का। 4 शहर के नाके पे मतदान केंद्र क्रमांक 227 पे दिखा रहा है मैपिंग, पर वो मेरा नाम नहीं होगा, मेरा फोटो नहीं होगा, मतलब मेरे नाम से मिलता जुलता होगा, मेरा और उसकी बल्दियत भी मिल रही होगी, हो सकता है सतीश सिंह, गजराज सिंह और को, तो उसका वहाँ मैपिंग हो गया, तो ये यहाँ दिखा रहे हैं कि मैपिंग हो गया। तो इनके सॉफ्टवेयर में कमी के कारण हजारों, वार्ड नंबर 57 का मतदान केंद्र 261 है, उस 261 में एक सोवरम नामदेव है, उसका मैगांव में दिखा रहे हैं कि मैपिंग हो गई, और मोनी कुशवाहा है, उसकी दिखा रहे हैं सुंदरपुर में मैपिंग हो गई। तो ऐसे मैंने केवल 2 मतदान केंद्र जांचे हैं, अगर हजारों ग्वालियर में ही 1500 के लगभग जिले में होंगे मतदान केंद्र, हर विधानसभा में 250-300 मतदान केंद्र हैं, अगर उनकी संख्या जोड़ी जाए 1800 से 1500 के बीच में होगी और हर मतदान केंद्र पे इस तरह होगी तो हजारों मतदाताओं के नाम कट जाएंगे इस सॉफ्टवेयर की कमी की वजह से। कर्नाटक बेलगाम जिले के चिकोडी में गुरुवार को न्यायालय के सभा भवन में न्यायाधीशों के नेतृत्व में पत्रकारों के साथ एक बैठक आयोजित की गई, जिस बैठक में चिकोडी के सप्तम अपर जिला न्यायाधीश श्री तारकेश्वर गौड़ पाटिल ने कहा कि दिसंबर 13 को माननीय कर्नाटक राज्य कानूनी सेवा प्राधिकरण बैंगलोर द्वारा वर्ष 25 की अंतिम राष्ट्रीय लोक अदालत ने उचित कानूनी सेवाओं का आयोजन किया। ये जनता के लिए उनके पूर्व मुकदमे और अदालतों में लंबित मामलों में तत्काल निवारण की मांग करने का एक सुनहरा अवसर है। लोक अदालत में निम्नलिखित मामलों को सुलह के माध्यम से सुलझाया जा सकता है। अदालत में लंबित मामले, बैंक वसूली के मामले, आपराधिक मामले जिनसे समझौता किया जा सकता है, चेक अमान्य होने के मामले या फिर बिजली और पानी के शुल्क के मामले, मोटर दुर्घटना क्षतिपूर्ति सांख्यिकी के मामले समेत अलग अलग आपराधिक मामलों को सुलझाया जाएगा। खबर उत्तर प्रदेश के बदायूं से है, जहां सिविल लाइन थाना क्षेत्र के ग्राम शेखपुर नई बस्ती में एक युवक द्वारा सोशल मीडिया पर सनातन समुदाय और हिंदू देवताओं के खिलाफ कथित रूप से अभद्र टिप्पणी और एडिट की गई आपत्तिजनक फोटो वायरल करने का मामला सामने आया। पोस्ट वायरल होने के बाद स्थानीय हिंदू संगठनों में आक्रोश फैल गया। संगठनों के प्रतिनिधियों ने थाने पहुंचकर आरोपी युवक के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग करते हुए तहरीर दी है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और साइबर साक्ष्यों को खंगाला जा रहा है। अधिकारियों का कहना है कि तथ्य मिलने पर आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जाएगी। सहारनपुर में हुए भीषण सड़क हादसे के बाद डीआईजी अभिषेक सिंह और मंडल आयुक्त रुपेश कुमार जिला अस्पताल पहुंचे। दोनों अधिकारियों ने मृतकों के परिजनों से मुलाकात कर गहरा दुख जताया और हर संभव मदद का भरोसा दिया। अधिकारियों ने कहा कि यह दर्दनाक हादसा है, जिसकी पूरी जांच की जा रही है कि दुर्घटना आखिरकार कैसे हुई और इसमें लापरवाही आखिरकार किसकी थी। उन्होंने अस्पताल प्रशासन से घायल और प्रभावित परिवारों को पूरी सहायता उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। मौके पर मौजूद अफसरों ने बताया कि जांच रिपोर्ट आने के बाद जिम्मेदारों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। उसमें काफी दुखद घटना हुई है। एक डंपर जा रहा था वहां से हाईवे के नीचे जो अंडरपास है, दूसरी साइड से गाड़ी जो आ गई, उसमें 7 लोग सवार थे, तो काफी गंभीर घटना है। अभी हम लोग जाएंगे, मौके पे जाएंगे, क्या इश्यू है, किस कारण से घटना हुई। सर फिलहाल कैसी स्थिति है मौके पे? क्या ट्रैफिक या जाम? वहाँ भी जाम लगा है, डीएम और एसएसपी दोनों लोग मौके पर हैं, बात हो रही है, वहाँ पे बातचीत हो रही है जाम खुलवाने के लिए। सर क्षेत्रवासी बता रहे हैं कि ओवरलोड नहीं, ओवरलोड नहीं था, उसके कागज चेक कराए थे। डीएम साहब से बात हुई है, उन्होंने कहा कि कागज पूरे हैं, गाड़ी पे नंबर प्लेट भी है, सारी चीजें हैं, कुछ ऐसा इलीगल नहीं था। ये बस चालक दुर्भाग्यपूर्ण रहा। चालक भी ठीक था, होशो हवास। टैंकर का दुर्घटना, डंपर। खबर मेरठ से है, जहां मेरठ के भावनपुर थाना क्षेत्र स्थित मोहल्ला जय भीम नगर में शादी समारोह के दौरान अवैध हथियार लहराने का मामला सामने आया। कार्यक्रम में कुछ युवकों ने हिंदी गानों पर डांस करते हुए खुलेआम अवैध हथियारों का प्रदर्शन किया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया। वीडियो सामने आते ही पुलिस हरकत में आ गई। भावनपुर थाने में संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया। पुलिस ने वायरल वीडियो में दिख रहे युवकों की पहचान कर मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। थाना पुलिस का कहना है कि शादी समारोह में अवैध हथियारों का प्रदर्शन गंभीर अपराध है और भविष्य में ऐसे मामलों में सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। सर, अवैध असले के साथ युवक की वीडियो वायरल हो रही है, सर कौन से थाना क्षेत्र का मामला है, क्या अभी तक इसमें कार्रवाई की गई है? देखिए, थाना भावनपुर के जय भीम नगर मोहल्ले में एक वीडियो प्रकाश में आया था, जिसमें एक व्यक्ति द्वारा
अवैध हथियार जो कि लग रहा है उसका वीडियो प्रकाश में आया था। इसमें तत्काल संज्ञान लिया गया था और थाने पर मुकदमा पंजीकृत किया गया था। जो वीडियो में व्यक्ति है उसको हिरासत में ले लिया गया है और तमंचा बरामद कर लिया गया है। इसमें अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। फिलहाल आपका राज आपकी खबर में आज के लिए बस इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिएगा सुदर्शन न्यूज। जय हिंद।